आज की क्राइम स्टोरी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से। यस, द सिटी ऑफ पर्ल्स। ये क्राइम का केस रीसेंट जनवरी 2025 का है। ये केस काफी हाईलाइट हुआ क्योंकि इसमें मर्डर के लिए एक बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स वेपन का यूज किया गया था और वो था एक प्रेशर कुकर। शायद आपने भी यही सुना होगा, लेकिन रियलिटी में इस पूरे केस में प्रेशर कुकर का तो नामो निशान नहीं है। पुलिस को जब रियलिटी पता चली तो उस रियलिटी ने पूरे हैदराबाद को हिला कर रख दिया। एक एक्स आर्मी ऑफिसर, जहां आर्मी शब्द लग जाता है खुद ब खुद दिल से रिस्पेक्ट निकलती है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बच्चों के सामने ना देखें। सो आप सुन रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी विद मिस्टीरियस स्पॉट। हैदराबाद मीरपेट के इलाके में रहने वाला एक छोटा सा परिवार, जिसमें 35 साल की वेंकटा माधवी अपने पति गुरुमूर्ति 45 साल और 2 बच्चों के साथ रहती थी। इनकी शादी 2012 में होती है। गुरुमूर्ति, जो कि एक एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर था, जिसने 2003 से 2020 तक इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दी और 2020 में नायक सूबेदार की पोस्ट से रिटायरमेंट लेता है। 2020 में ही DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। DRDO एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन आर्मी के लिए टेक्नोलॉजीज बनाती है। DRDO में काम करना अपने आप में ही बड़ी बात है। दोनों की शादी के बाद 2020 तक सब कुछ अच्छा और हंसी खुशी चल रहा था। दोनों ही अपने छोटे से परिवार में खुश थे, लेकिन 2025 आते आते गुरुमूर्ति के रिलेशंस अपने इन-लॉज के साथ यानी माधवी के पेरेंट्स के साथ बहुत खराब हो गए थे। इन 5 सालों में गुरुमूर्ति माधवी के पेरेंट्स से नफरत करने लगा था और उनकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन क्योंकि माधवी उनकी बेटी थी, वो रोज अपने पेरेंट्स से बात करती थी। गुरुमूर्ति को माधवी का उसके पेरेंट्स से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का दिन। साउथ इंडिया में इसे पोंगल कहते हैं, जो कि वहां कम से कम 1 हफ्ते बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माधवी अपने पति गुरुमूर्ति से बच्चों को लेकर अपने मायके जाने की बात करती है, लेकिन गुरुमूर्ति को उसके इन-लॉज पसंद नहीं थे और वो नहीं चाहता था कि माधवी पोंगल में अपने पेरेंट्स के पास जाए, इसलिए वो माधवी को मना कर देता है, जिसके कारण माधवी अपने मायके जाने की जिद करती है और दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। झगड़े के बाद गुरुमूर्ति ने कुछ ऐसा प्लान किया जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। अगले दिन सुबह 15 जनवरी 2025 को सुबह सुबह लगभग 8 बजे एक बार फिर दोनों की जम के लड़ाई होती है और क्योंकि गुरुमूर्ति ने 14 जनवरी को ही माधवी को मारने का पूरा प्लान बना लिया था, उसने माधवी का सिर पकड़कर सामने दीवार में जोर से पटक दिया। वो जानता था कि ऐसा करने से माधवी मर जाएगी, इसलिए वो माधवी के सिर को बार बार दीवार पर पटकता रहा जब तक कि माधवी पूरी तरह से मर नहीं गई। फिर उसने सामने खड़ी दीवार में खून के छींटे को अच्छे से साफ किया। करीब 10 बजे वो चाकू लेकर माधवी की बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम ले गया।
और सबसे पहले माधवी की बॉडी के 4 टुकड़े करता है। माधवी का सिर, दोनों पैरों और हाथों को अलग करता है। घर में पड़े पेंट के डिब्बों में इमर्सिंग रॉड से पानी गर्म करता है और बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉयल करता है। हैवानियत इस हद तक थी, बॉडी से बोन्स को अलग करके स्टोव में अच्छी तरह जलाता है और फिर मिक्सर में ग्राइंड करता है ताकि मांस और हड्डियां पाउडर बन जाएं और उसे डंप करने में आसानी हो। हड्डियों और मांस का पाउडर बनाने के बाद वो बाथरूम में उन्हें फ्लश कर देता है और बाकी जो बड़े पार्ट्स थे उन्हें एक पॉलीथीन में भरकर करीब 6 बजे यानी अंधेरा होने के बाद घर से निकलता है और अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक झील में फेंक देता है। लेक में कुछ बॉडी पार्ट्स फेंकने के बाद लगभग 7 बजे घर वापस आता है, वो भी फिनाइल और क्लीनिंग मटेरियल लेकर। घर आकर गुरुमूर्ति चाकू, स्टोव और बाथरूम को अच्छे से साफ करता है और घर के हर कोने को बार बार चमकाता है, मानो कि सब कुछ नॉर्मल हो। वो उस पेंट के डिब्बे को भी फिनाइल से अच्छे से साफ कर देता है। उसी दिन 16 जनवरी 2025 सारी साफ सफाई करने के बाद रात के लगभग 9 बजे वो अपनी बहन के यहाँ जाता है और अपने दोनों बच्चों को लेकर आता। बच्चे जब गुरुमूर्ति से अपनी माँ के बारे में पूछते हैं तो गुरुमूर्ति बताता है कि उनकी माँ पोंगल मनाने के लिए अपने दोस्तों के यहाँ गई है और 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी। क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो अपने पापा की बात मान लेते हैं। खाना वो अपनी बुआ के यहाँ से खाकर आते हैं। गुरुमूर्ति बच्चों को सुला देता है और बिल्कुल नॉर्मली खुद भी सोने चला जाता है। 17 जनवरी 2025 रोज की तरह बच्चों को उठाता है, फ्रेश कराता है, ब्रेकफास्ट करता और बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह बिहेव करता है। बच्चे भी अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ पोंगल मनाने गई है। 18 जनवरी 2025 माधवी के पेरेंट्स बहुत परेशान थे। जो माधवी उनसे रोज बात करती थी उसने 4 दिन से ना तो अपने पेरेंट्स को फोन कॉल उठाया और ना तो कॉल बैक किया। उसी दिन 18 जनवरी को माधवी की मम्मी ने गुरुमूर्ति और माधवी के एक कॉमन फ्रेंड को कॉल किया और उन्हें पता चला कि माधवी अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई है। ये सुनकर माधवी की मम्मी को कुछ डाउट हुआ क्योंकि माधवी कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। तो माधवी के पेरेंट्स हैदराबाद पुलिस स्टेशन में माधवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। अब तक ये केस सिर्फ मिसिंग का था, लेकिन इसमें अब जो मिस्ट्री खुलने वाली थी उसे सुनकर पूरी हैदराबाद पुलिस दहल जाती है। पुलिस को भी शक हुआ कि किसी की पत्नी 4 दिन से मिसिंग हो और वो रिपोर्ट लिखवाने तक नहीं आया। पुलिस ने गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया, जहां गुरुमूर्ति वही बनाई हुई स्टोरी सुनाता है जो अब तक आप सब ने सच मान रखी थी। यही कहानी कि माधवी अपने मायके जाना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माधवी अपने पेरेंट्स के पास जाए, क्योंकि मेरी उसके पेरेंट्स से बात नहीं होती। इसी में हमारा झगड़ा हो गया और माधवी अपने फ्रेंड्स के यहाँ घर छोड़कर चली गई। पुलिस भी उसकी इस कहानी पर बिलीव कर लेती है क्योंकि वो एक आर्मी मैन रह चुका था। लेकिन सच्चाई गुरुमूर्ति की इस वर्चुअल स्टोरी से कोसों दूर थी। पुलिस को बयान यानी अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने के बाद गुरुमूर्ति अपने घर लौट जाता है। गुरुमूर्ति के परिवार और पुलिस वाले
बार बार गुरुमूर्ति से माधवी के मिसिंग होने के बारे में पूछते। इसमें परेशान और पकड़े जाने के डर से गुरुमूर्ति अपने चाचा को कॉल करता है और बताता है कि उसने माधवी को मार दिया और उसकी लाश के टुकड़ों को उबाल के ग्राइंडर में पीसकर उसके घर के पास वाली जिल्लेल लागुदा लेक में फेंक दिया। कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति को यह लग रहा था कि उसका चाचा पुलिस को यह बात नहीं बताएगा, लेकिन 18 जनवरी शाम को ही गुरुमूर्ति के चाचा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को उन्होंने जो बताया उसे सुनकर वेंकटा माधवी मिसिंग केस एक मर्डर केस में बदल जाता है। गुरुमूर्ति के चाचा को गुरुमूर्ति की बात सच लग रही थी और कहीं अगर वो माधवी के मर्डर का सच पुलिस से छुपाते तो गुरुमूर्ति के साथ साथ वो भी पकड़े जाते। इसके डर से गुरुमूर्ति के चाचा ने गुरुमूर्ति की कही हुई हर बात पुलिस को बता दी। पुलिस उनकी बताई गई बात को सुनते हैं और तुरंत गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। शायद इस बार भी गुरुमूर्ति पुलिस के सामने वही पुरानी कहानी सुनाता, लेकिन जब पुलिस ने गुरुमूर्ति का सामना उसके चाचा से करवाया तो गुरुमूर्ति हैरान हो गया और माधवी के प्री प्लान्ड मर्डर की पूरी स्टोरी पुलिस को सुनाता है। पुलिस इस बात को बिलीव नहीं कर पा रही थी। 17 साल आर्मी में सर्विस देने वाला इंसान खुद अपनी पत्नी को मारने की सच्चाई बता रहा था और चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। गुरुमूर्ति ये भी बताता है कि उसने 14 तारीख को ही माधवी को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया था, इसलिए वो बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़ आता है और उसने माधवी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बार बार अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और वो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं करता था। बस इतनी छोटी सी बात थी इस पूरे मर्डर के पीछे। पुलिस उसके मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जाहिर है कि कोई अपने मुंह से अपने ही क्राइम को कैसे कबूल सकता है। तो एविडेंस की तलाश में पूरी पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और गोताखोरों के साथ गुरुमूर्ति की बताई हुई लेक पर माधवी की बॉडी के टुकड़े ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें उस लेक में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। पुलिस फॉरेंसिक टीम को कांटेक्ट करती है क्योंकि जो उन्हें ऐसे नहीं दिखा वो फॉरेंसिक टीम की हेल्प से मिल सकता था। फाइनली मर्डर के 12 दिन बाद, यानी कन्फेशन के 10 दिन बाद 28 जनवरी 2025 उसी लेक में स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। पुलिस को यह भी श्योर नहीं था कि यह स्किन किसी जानवर की थी या इंसान की। माधवी के पेरेंट्स बहुत मायूस थे क्योंकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनकी बेटी जिंदा भी है या नहीं, और अगर नहीं है तो बिना सबूत उसके कातिल को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा कानून बिना एविडेंस प्रूफ के किसी को सजा नहीं दे सकता, फिर चाहे क्राइम करने वाला ही खुद अपने क्राइम को कबूले। फाइनली भगवान भी शायद माधवी के कातिल को सजा दिलाना चाहते थे, क्योंकि गुरुमूर्ति के इतने कोशिश करने के बाद भी झील में मिले स्किन के एक छोटे से टुकड़े ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में उस स्किन के टुकड़े का डीएनए माधवी के पेरेंट्स के डीएनए से मैच हो गया और आज गुरुमूर्ति हैदराबाद पुलिस की कस्टडी में उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। और इतना सब होने के बाद भी गुरुमूर्ति को अपने किए का कोई पछतावा, कोई गिल्ट नहीं था। ये क्राइम की कहानी हमें दर्शाती है
कि कभी-कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी परे होती है। सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट आवर चैनल।